वहीं नगर स्थित मतुआ संप्रदाय की आस्था का प्रतीक हरिचांद गुरुचांद धर्म मंदिर में राज्य सरकार से प्राप्त 70 लाख लागत से बनने वाले नौ ठाल का गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे की मौजूदगी में जय हरिबोल के गगनभेदी उद्घोष के साथ नींव रखी गई। इस दौरान क्षेत्र के तमाम लोगों सहित मतुआ मिशन से जुड़े लोग भी उपस्थित रहे। गुरुवार को नगर के श्री हरिचांद गुरुद्वारा धर्म मंदिर में वर्तमान मठाधीश विवेकानंद की उपस्थिति में पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने मंदिर में बनने वाले 70 लाख लागत के नाट हॉल निर्माण की नींव रखी। इस मौके पर पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रों का जाप भी किया गया। जय हरिबोल के गगनभेदी उद्घोष के साथ विधिवत नींव भी रखी गई। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड सहित तमाम राज्यों में बसे ठाकुर हरिचांद के अनुयायी प्रत्येक वर्ष यहां होने वाले महावरुणी स्नान हेतु पहुंचते हैं, जिससे उनके ठहरने की वर्तमान व्यवस्था कम नजर आती है। इसी के मद्देनजर वर्तमान आचार्य विवेकानंद के आग्रह पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उक्त राशि से हॉल निर्माण कराने को 70 लाख की राशि स्वीकृत की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार में क्षेत्र सहित देश भर में विकास का कार्य चल रहा है। दिनेशपुर क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, हर तरह से प्रगति करना चाहती है और कई वर्षों तक नेता तो बनते आए, लेकिन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ का विकास नहीं हो पाया। यहाँ की जनता जब से मुझे विधायक चुना है, हमेशा मुझे अपना बेटा समझ के, भाई समझ के, आवश्यकता अनुसार मुझे आदेश देती है, तो उस आदेश के क्रम में हम उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आज नट मंदिर की मांग थी हरिचांद गुरुचांद मंदिर में, जिसकी हमने मांग अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से हमने की। जब से मंदिर यहाँ पे बाबा जी ने शुरू किया, तब से जितना भी हमारा मंत्री विधायक सब ने जो सहयोग किया, बहुत ज़्यादा सहयोग किया। पूरा भारतवर्ष से भक्तगण आके पूछते हैं तो उनसे बताते हैं कि यहाँ पे सारे जो मंत्री है, विधायक है। वहीं आपको बता दें कि दिनेशपुर में जाफरपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और तलाश में संभावित ठिकानों पर जो है दबिश दी जा रही है। खबर दिनेशपुर से है, जहां वांछित अभियुक्तों की जो है तलाश, आपको बता दें कि गिरफ्तारी को लेकर दिनेशपुर पुलिस अभियुक्तों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मुखबिर की सूचना पुलिस टीम ने जाफरपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा भिंडर को रूसी बाईपास जनपद नैनीताल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे पंजीकृत है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। एक अभियुक्त शमशेर सिंह उर्फ शेरा जो फरार चल रहा था, इसको कल नैनीताल से जो है अरेस्ट किया गया है और इसको विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा गया। जाफरपुर क्षेत्र पर फायरिंग की घटना हुई थी अक्टूबर माह में। इसमें सभी मुलजिम पकड़कर जेल भेजा गया था। एक अभियुक्त शमशेर सिंह उर्फ शेरा जो फरार चल रहा था, इसको कल नैनीताल से जो है अरेस्ट किया गया है और इसको विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा गया। वहीं बता दें कि मसूरी में नायब तहसीलदार कमल राठौर ने कश्मीरियों के साथ जो है बैठक की और सुरक्षा का जो है भरोसा भी दिलाया। आपको बता दें कि एक नंबर भी जो है प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। मसूरी में व्यापारी और काम करने वाले कश्मीरी लोगों ने भारत सरकार से मांग की है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा है, उन सभी आतंकियों को ढूंढकर उनको बीच चौराहे पर जो है उन्हें बीच चौराहे पर दर्दनाक मौत दी जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत न कर सके। उन्होंने कहा कि आतंक का अंत हर हाल में होना चाहिए। ऐसे में कश्मीर का प्रत्येक नागरिक भारत सरकार के साथ है। मसूरी एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार कमल सिंह राठौर के द्वारा मसूरी में व्यापार और काम कर रहे कश्मीरियों से वार्ता कर उनकी सुरक्षा के साथ ही हर संभव मदद करने की बात कही। इस मौके पर कमल राठौर ने सभी कश्मीरी से पूछा कि उनको मसूरी में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, जिस पर सभी कश्मीर के लोगों ने कहा कि मसूरी एक भाईचारे का शहर है, जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और पिछले कई सालों से वह मसूरी में व्यापार और काम कर रहे हैं। यहां पर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने सभी कश्मीरियों को अपना नंबर और सरकारी नंबर भी साझा किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कश्मीरी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वह उनसे सीधा संपर्क करें और एसडीएम कार्यालय में भी सूचना दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ ही देश की सभी नागरिकों की हिफाजत करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर कोई भी असामाजिक तत्व माहौल को खराब करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मसूरी में व्यापार और काम कर रहे कश्मीरी लोगों ने कहा कि वह मसूरी में सुरक्षित हैं और उन्हें
किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से पूरे कश्मीर का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में कायराना हरकत कर कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की है, जो किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कश्मीरी देश के साथ खड़े हैं और उनका मानना है कि आतंक का अंत होना ही चाहिए। ऐसे में आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़कर बीच चौराहे में फांसी पर लटका देना चाहिए और उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत दोबारा ना कर सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और केंद्र की सरकार का साथ भी दे रहे हैं, जिससे कि पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म किया जा सके। हमारे मसूरी में जो आज कश्मीर के हमारे कुछ भाई लोग यहाँ व्यापार आदि करते हैं, उनको प्रशासन में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा उनकी बैठक ली गई और उनसे मालूमात किया गया कि कोई समस्या तो नहीं है क्या। तो उन सभी लोगों ने बताया कि यहाँ सुरक्षित हैं, ठीक हैं, और मेरे द्वारा भी उन्हें नियमों का पालन करते हुए अपने व्यापार को करने के लिए बताया गया और कहा गया कि कभी भी कोई समस्या हो वो 24 घंटे किसी भी समय प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं। नायब साहब ने जो मीटिंग यहाँ पे की है उस आश्वासन दिया है कि अपने नंबर शेयर कर दिए हैं कि कोई भी मसला हो, चाहे ये अस्पताल का हो, चाहे कोई भी घटना का हो, तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए, हम यहाँ आपको हेल्प कर देंगे। सर मुझे तो यहाँ पे 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल से आज तक कोई यहाँ कोई घटना नहीं घड़ी है कुछ। तो बाकी बिल्कुल शांत है, तो कोई छोटी मोटी घटना तो हुई है, लेकिन प्रशासन ने पूरा हमें आश्वासन किया है कि आप जो भी आपको ज़रूरत होगी तो हम हाजिर हैं। आपको थ्रेट नहीं मिल रही अभी तक, तो कोई नहीं को लेकर समाज सेविका सालनी अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के हित में है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से आई समाज सेविका सालनी अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही कई बातों का जिक्र किया, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, पर कुछ लोग जानबूझकर इसके खिलाफ जो है गलत बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुसलमानों को कुछ उलेमा कुरान के सही मायने नहीं बताकर उन्हें गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने 3 तलाक का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बिल से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उन्हें भविष्य में इसका लाभ मिलेगा, पर कुछ मुस्लिम नेता देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश के मुसलमानों को वक्फ बिल को लेकर किसी तरह के डर या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से सालनी अली ने समाज सेविका जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ बिल के फ़ायदे गिनाए और कहा कि मुसलमान जो समाज है वो कुछ मुस्लिम नेताओं के कहने पर गुमराह ना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि हम एक जन जागरूकता अभियान के तहत आम जनता तक ये बात ले जाना चाहते हैं कि जो वक्फ संशोधन कानून है जिसके ऊपर इतनी चर्चा है, उसको लेकर बहुत से राजनीतिक दल हैं और पार्टियां हैं जो गलत बातें अफवाहें फैला रहे हैं। वक्फ ना तो आपका है ना तो मेरा है, अल्लाह के नाम की एक प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम की चैरिटी है, जिससे अच्छे और सही कार्य होने चाहिए थे जो कि नहीं हो रहे थे। ये वो राजनीतिक दल है जो कि लैंड माफिया के तहत लैंड माफिया बन के उन्होंने वक्फ की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है। मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया है और वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान अपने हक के लिए आगे बढ़े और लड़े और उन सारी चीज़ों के ऊपर उनके आगे वो बढ़ के इस देश को प्रगतिशील के तरफ लेकर जाए। जी, मैंने ये कहा है कि कुरान और शरीयत को उन्होंने एक गलत तरीके से लोगों के सामने प्रतीक किया है, सामने लेकर आए हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक का है। जो ट्रिपल तलाक है जिस तरीके से दिया जा रहा था, कुछ मौलानाओं ने, कुछ राजनीतिक दलों ने उस टाइम पर भी हमारा बहुत विरोध किया था जब सरकार ने हम बहनों का साथ दिया था। ट्रिपल तलाक के विरुद्ध एक खिलाफ एक जंग चढ़ के एक लॉ लेकर आए। वही हरिद्वार में बता दें कि नगर निगम जमीन खरीद घोटाले के मामले की कड़ी जांच और कार्रवाई की मांग कही गई है। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले के मामले में अब कड़ी जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने और क्राइम ब्रांच से मामले की जांच करने की मांग करी।
वही महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का कहना है कि निचले स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड करके आईएएस अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही लैंड यूज चेंज करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। वहीं सितारगंज में पूजा मंडल के समर्थन में बाजार बंद किया गया। आरोपी खिलाफ पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। सितारगंज में पूजा मंडल हत्याकांड के बाद सितारगंज व्यापार मंडल ने दोपहर 4 बजे से पूर्ण बाजार जो है बंद रखा। साथ ही पूजा मंडल के समर्थन में मेन चौराहे पर एकत्रित होकर आरोपी के खिलाफ पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने और फांसी की सजा देने की बात कही है। बता दें कि बीते दिन पूजा मंडल का सर कटा शरीर सड़ी गली अवस्था में जो है खटीमा क्षेत्र के काली पुलिया के पास मिला था। वहीं सितारगंज में व्यापारियों ने बाजार को पूर्ण तरीके से बंद कर मेन चौराहा पर एकत्रित होकर आरोपी के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई और फांसी की सजा देने की मांग कही है। ऐसे दोषियों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी कोई क्राइम होता है तत्काल उसके दोषी को उसके घर को खंडर में तब्दील कर दिया जाता है बुलडोजर के रास्ते से। पीछे हो जाओ आप लोग, मैं बार-बार। और उसके अलावा जो है उस पर कार्रवाई जो होती है वो वाकई में काबिल तारीफ कार्रवाई है। आज सितारगंज मुख्य चौराहे पर ये जो आप आक्रोश देख रहे हैं, ये केवल एक सामान्य सा आक्रोश नहीं है। अभी आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी, एक ऐसी घटना जिसने सर्व समाज को बिल्कुल उसके हृदय को झकझोर कर रख दिया। और एक जिहादी द्वारा हमारी एक बहन पूजा मंडल, जिसका सर काट कर उसकी लाश को फेंक दिया गया। मैं शासन से, प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन करूँगा, उस बहन के परिजनों को इंसाफ मिले और इस जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं इनके घर में तुरंत बुलडोजर चला के इनकी जो भी संपत्ति है उसको कुर्की कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जसपुर में बता दें कि शराब की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायत पर की गई है छापेमारी। दुकानों पर ओवर रेट की शिकायत की गई है, लगातार जो है इसकी शिकायत मिल रही थी। वहीं उत्तराखंड प्रदेश में जहां आपको बता दें कि शराब की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर आज कुमाऊं कमिश्नर के आदेश पर जो है आबकारी विभाग की टीम ने जसपुर काशीपुर क्षेत्र की दुकानों पर जो है कार्रवाई की है। वहीं आपको बता रहे हैं कि शराब बिक्री की, जिस पर जसपुर क्षेत्र की शराब की दुकानों पर जो है इस बात को लेकर यहां तक पहुंची कि एक दुकान पर ओवर रेट बिक्री पाई गई और एक दुकान ऐसी भी पाई गई जिसमें प्रिंट रेट से भी डाउन पेमेंट पर शराब और बियर बिक रही थी, जिस पर आज आबकारी विभाग की टीम ने सारे दिन भीषण गर्मी में चुपचाप खरीदारी की। बता दें इस शराब की दुकान में अन्य बच्चों की तो भरमार मिली, यहाँ तक कि शराब की दुकानों में दुकान खोलने में बंद होने का समय निर्धारित समय भी अंकित नहीं था। शराब लिस्ट लगाई गई लेकिन उस पर फूलमती चढ़ी मिली, जिससे साफ जग जाहिर है कि उपभोक्ताओं को प्रिंट रेट की जानकारी नहीं होने देते। और चेकिंग के दौरान देखने को मिला कि जहां सरकार का सब कहना है कि बिना बिल के कोई भी खरीद सामान या ना खरीदे, लेकिन यहाँ शराब की दुकानों में बिल मशीनों पर फूलमती चढ़ी है और किसी दुकान पर भी बिल मशीन चालू नहीं है। आयुक्तालय से मिले निर्देशों के क्रम में आज जसपुर की देसी विदेशी मदिरा दुकानों में ओवर रेट को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गोपनीय रूप से खरीदारी कराई गई, जिसमें विदेशी मदिरा धर्मपुर में ओवर रेट करते हुए विक्रेता को पाया गया। उसके खिलाफ जो है आबकारी नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया। वहीं हरिद्वार में 100 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इस काम को 15 मई तक पूरा करना था। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिले में लोक निर्माण विभाग ने 100 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। इस काम को 15 मई तक पूरा करना था, लेकिन विभाग ने 29 अप्रैल तक ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जिले में कुल 6 राज्य मार्गों के 27 किलोमीटर, 10 प्रमुख जिला मार्गों के 44 किलोमीटर और 6 अन्य जिला मार्गों के 29 किलोमीटर हिस्से को ठीक किया गया है। काम का निरीक्षण देहरादून से आए मुख्य अभियंता रणजीत सिंह ने किया। उनके साथ अधिशासी अभियंता दीपक कुमार और विपुल कुमार सैनी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि 75.82 किलोमीटर लंबाई में नवीनीकरण का काम चल रहा है, जिसमें से 30 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। मुख्य अभियंता ने बाकी बचे काम को 31 मई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में हमारे जो प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, मुख्य जिला मार्ग हैं एवं अन्य जिला मार्ग हैं, तो उनको हमें गड्ढा मुक्त करने का है, जो कि हमारी जिसकी टारगेट डेट जो है
वो 15 मई रखी गई है, जिसके सापेक्ष आज हमारे मुख्य अभियंता महोदय का दौरा था। हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कुल हमारा जो टारगेट है वो 100 किलोमीटर का था, जो कि वर्तमान में वो हमने 100 किलोमीटर पूरा पैचलेस कर दिया है। आज जो हमारे मुख्य अभियंता महोदय का जो दौरा था उसमें उन्होंने कुछ हमारे पैच की रोडों का इंस्पेक्शन किया, जिससे वो संतुष्ट थे। इसके सिवा हमारा जो इन मार्गों का जो रिन्यूअल, एक पीरियोडिक रिन्यूअल होता है, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन रोडों के महत्व के आधार पर, मान लीजिए राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उसका 3 साल है, बाकी मार्गों का 4 से 5 साल है। तो वो रिन्यूअल हमारे पूरे जनपद का लगभग 75.82 किलोमीटर है, जिसमें से अब तक हमने 30 किलोमीटर पूर्ण कर लिया है। वहीं रुड़की में पुलिस ने जो है सभी होटलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। नीट की परीक्षा के चलते सभी होटलों में जाकर ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। नीट की परीक्षा के चलते रुड़की पुलिस ने सभी होटलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। देर रात गंगनहर, कोतवाल, अमरजीत सिंह और रुड़की सीओ नरेंद्र पंत ने सभी होटलों में जाकर ये चेकिंग अभियान चलाया। 4 मई को होने वाले नीट की परीक्षा को लेकर इस बार पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट दिखाई दे रहा है और इसी के चलते नीट की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस सभी होटलों को खंगाला और होटल स्वामियों और स्टाफ को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को होटल में न ठहरने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड नेपाल के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर उच्च स्तरीय बैठक में साझा रणनीतियों पर जो है चर्चा की गई, मंथन हुआ। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित उत्तराखंड और नेपाल के मध्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के लिए आयोजित बैठक और परिचर्या में सुदूर पश्चिम प्रांत नेपाल के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह मुख्य अतिथि रहे। वही बैठक का आयोजन उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री, विदेश सहयोग प्रकोष्ठ और नेपाल के कृषि तथा पशुपालन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शाह ने, वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शाह ने नेपाली लोगों को विशेष रूप से व्यावसायिक, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सराहना की। नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह की अगुवाई में 10 सदस्यीय प्रतिनिधियों को राज्य सरकार की कृषि नीति के साथ ही कई अहम जानकारियां साझा की गई। वहीं नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल और भारत के बीच संबंधों को गहरा करने के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और नेपाल दोनों देवभूमि है, जहां धार्मिक, भौगोलिक, कृषि समेत कई तरह की समानता है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नीति विशिष्ट पर्यटन संबंधी निवेश के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है। भारत के उत्तराखंड राज्य और पड़ोसी देश नेपाल के प्रतिनिधियों के बीच आज एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक में कृषि, पशुपालन, जल संसाधन और प्रबंधन और पर्वतीय परिस्थितियों से जुड़े विषयों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। यह बैठक सीमावर्ती क्षेत्र में कृषि विकास को गति देने और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सामूहिक रूप से निपटने के उद्देश्य से आयोजित की गई। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे धर्म, परंपराएं, भौगोलिक स्थितियां, समानताएं हैं। नेपाल से उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के 3 जिले भी जुड़े हुए हैं, जहां विकास कार्यों और कृषि विकास में आसानी से सहयोग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलने के साथ ही उनको आर्थिक रूप से भी मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ ही इस प्रकार की पहले न केवल क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाती है, बल्कि हमारे सीमावर्ती किसानों के लिए आजीविका के भी एक नए रास्ते भी जो है उत्तराखंड खोलेगी। उत्तराखंड कृषि नवाचार और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में नेपाल के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच यह संवाद न केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित रहा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक मजबूती के साझा लक्ष्यों को लेकर भी एक सकारात्मक कदम था। ये जो हमारा विजिट है, इसकी वजह से दोनों देश को, दोनों देश के बीच में जो संबंध बहुत सालों से ऐतिहासिक रूप में जो संबंध था, उसको
ठप मजबूत कराने के लिए नेपाल पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें वहाँ के कृषि मंत्री, वहाँ के माननीय विधायक सब थे, उत्तराखंड आए हैं। कैसे योजनाओं का आदान प्रदान हो, क्योंकि हमारे 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर नेपाल, उधम सिंह नगर चंपावत और पिथौरागढ़ की इस पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जलवायु एक जैसी है। कैसे हम मिलकर काम करें